हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम जो है बायोलॉजी के जो बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 11वीं का हो, चाहे 12वीं हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सभी बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स के के बारे में पढ़ेंगे, ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे। लेकिन इसे पढ़ने से पहले, जानने से पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। There is a most important topic here. There is the adaptation. Adaptation is the most important topic that every organism are suited to their lives in the particular habitat. And you know that is a count adapted to growing to the water, while their camels is adopted from a life in a desert. And the adaptation is thus their appearance or habitats or structure or mood of there is a life or organism that allow it is a survive in a particular environment. A presence of gill and fin are example of adaptation of fish to aquatic habitats. And in the aquatic flowerings plant, absence of buds formation and a highly reduced root system are adaptation to the aquatic environment. Adaptations can be observed in structures or behavior or physiology of the organism. There is a physiology of the organism and the adaptation have a genetics is a basis of has been evolved to the perfectly to through there is a evolutionary process. The following are example of basic adaptation that help to animal and plant to be survive in their is a respective environments. The first important point here is the shape of birds of beaks is a suited to the kind of food it's a need to the pursuer. And there is again their thickness of the thinners of their fur depend on the limited in which their animal lives. And presence of features and the wings of birds a movement in air. A presence of thorns and the leaves their stem and protection from is a herbivorous. There is the most important here. Show this diagram. Here show the adaptation in the types of as beak in the world. There are beaks of different birds adopted for the feeding on different kind of food and plant with the thumbs or protecting. There is the most important diagram show here. There are long things beaks of the useful for the pulling worms out of mud, and there are strong beaks of the parrot is the useful for cropping of nut, and this is a flat wings help to the feedings on the fish, insect and plant or water. There is a most important adaptation here in a animal. The next is a species. If you wearing to the sunfish from the two different ponds and put them together in a pond, they are interbreeded, so both the
A population of the sunfish belong to one species. A species is defined as a group of organisms which can be interbreed and reproduce successfully. This organism may be the separated in the space and the time into the smaller is a groups called to the population. For example, human population live in a different geographically area but all belong to the species is a Homo sapiens. दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ड आया है अनुकूलन। देखिए अनुकूलन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज़ के क्या फेवर कंडीशन पाया गया है। कोई चीज़ तभी सर्वाइव करता है जब उसके लिए सही अनुकूलन यानी अडोप्टेशन प्रेजेंट हो। कहते हैं प्रत्येक जीव अपने विशेष आवास में रहने के योग्य होता है। अगर उसको आवास सही नहीं मिले तो वो शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आप जानते ही हैं कि नारियल जल में उगने के लिए अनुकूल होते हैं, ठीक है, जबकि ऊँट जो है मरुस्थल में जीवन यापन के लिए होते हैं, क्योंकि ऊँट को इस प्रकार बनाया गया है कि वो वहाँ पर सर्वाइव कर सकता है। कहते हैं इंसानों के लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति वहाँ रहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत आसान रहता है, क्योंकि वो हर एक कंडीशन के भली भांति उनको आभास होता है और समझ होती है। कहते हैं इस प्रकार अनुकूलन किसी जीव के जो है वह विधि या संरचना या व्यवहार अथवा प्रकट की स्थिति है जिससे कि जीव किसी विशेष वातावरण में जीवित रहता है। यानी अनुकूलनतम का मतलब यही होता है दोस्तों, अगर साधारण शब्दों में देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कोई जीव के लिए अगर वो फेवरेबल कंडीशन मिलता है और वहाँ वो सर्वाइव कर सकता है तो उसी को ही अनुकूलन स्थिति कहलाता है। कहते हैं मछली में क्लोम, गिल और पंख होते हैं, ये उनकी जलीय जीवन के अनुकूल का एक उदाहरण है। ठीक है, आपको पता है गिल जो होते हैं उनको ऑक्सीजन जो पानियों में मिले होते हैं उसको लेने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उनके जो फिन होते हैं वो उनके तैरने में हेल्प करता है। तो कहते हैं हर चीज़ की अपने अनुकूल स्थिति होती है जिसकी वजह से वो सर्वाइव उस क्षेत्र में कर पाते हैं। क्या अगर देखा जाए जलीय पुष्प पादों में दारू यानी कष्ट नहीं पाया जाता है, उनके जरिए कम जो है प्रवर्धित होती है, यह उनकी जो है जलीय वातावरण अनुकूल को ही दर्शाता है। ठीक है, यानी उनमें जो होती है वुडन पाया नहीं जाता है। जो पुष्पी पौधे होते हैं, जो पानी वाले पौधे होते हैं, उसमें जो है कष्ट नहीं पाया जाता है, यानी वुडन नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसके अनुकूल करने के लिए किया जाता है ऐसा। किसी जीव के अनुकूलन उनकी रचना, व्यवहार तथा शरीर की क्रियाविधि में देखा जा सकता है। अनुकूलन के जो है आनुवांशिक आधार होते हैं और उसी के अनुरूप जीवों में परिवर्तन हुए हैं तथा विकासीय प्रक्रिया द्वारा अपने को सहज और पुण्य बनाए रखने के लिए उनको प्रेरित करती है। कहते हैं अगर ऐसे मूलभूत अनुकूलन के उदाहरण यहाँ पर कुछ प्रस्तुत किया गया है जो प्राणियों के पादप के निजी वातावरण में जीवित रहने में काफ़ी सहायक सिद्ध होता है। अगर हम पहली बात देखें तो पक्षियों की चोंच की आकृति दाना चुगने के लिए उपयुक्त होती है, जैसा कि हम चित्र में भी देखेंगे। कहते हैं अगर देखा जाए जिस प्राणी जिस प्रकार की जलवायु में रहता है उसी के अनुसार ही उसके जो है लोम यानी फर पलते अथवा मोटे होते हैं। कहते हैं ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि पतला होना या मोटा होना प्राणी की जलवायु पर निर्भर करता है। वायु में उड़ने के लिए पक्षियों में जो है पिश यानी पर और पक्ष डेना होते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां और तने पर कांटे मौजूद होते हैं जो शाकाहारियों से उनकी रक्षा भी करते हैं। यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल दिया गया है जो कि उनकी स्थिति को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। देखिए यहाँ पर एक देखा गया है कि डिफरेंट जो है पक्षियों के जो है उसके चोंच दिखाए गए हैं। पक्षी चोंच के प्रकार का अनुकूलन विभिन्न प्रकार के पक्षियों की चोंच विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थों को खाने के लिए अनुकूल होते हैं। जैसे कि पहला में आप देखोगे कि इसके बहुत लंबे होते हैं, तो लंबे इसलिए होते हैं कि वो बहुत ही आसानी से जो है धरती के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो आसानी से उसको खींच सके। अगर आप तोते को देखोगे, पैरट को देखोगे तो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये नट को खाता है। ठीक है, इसलिए इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर यहाँ पर अगला देखोगे चपटी चोंच वाले को देखोगे तो वो जो चपटी चोंच इसलिए होता है क्योंकि इसको जो है मछलियों अगर खाती है तो उसकी मछली के लिए पकड़ने के लिए ये पर्याप्त हो, यानी उससे जो है मछली भाग ना सके। ठीक है, या कीट पतंगों को खाने के लिए पर्याप्त बनाई जाती है। दूसरी तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है अगला पार्ट ख में दिखाया गया है कि एक पौधा है जिसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। आखिर फूल में कांटे क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि दूसरा जीव जंतु जो है इस पर इफेक्ट ना करे और इसकी सुंदरता को नष्ट ना करे। तो कहते हैं नेचर हर चीज़ की व्यवस्था जो है पहले ही कर देता है, चाहे उसकी सुरक्षा का हो चाहे उसका जीवन यापन का हो। कहते हैं अगर हम स्पीसीज के बारे में जानें तो क्या है, यदि आप सूर्य मीन यानी सनफिश कि 2 तालाबों में ले और उन्हें एक साथ एक ही तालाब में रखें तो उन्हें परंपरा प्रजनन होगा। यहाँ दोनों के सूर्यमीन एक ही स्पीसीज के हैं। स्पीसीज के अभिप्राय इस प्रकार दी जा सकती है कि जीव का एक समूह जो आपस में सफलतापूर्वक प्रजनन करते हैं
और जनन कर सकते हैं। इन्हें स्थान और काल के अनुसार छोटे समूह में अलग किया जा सकता है तथा इन्हें जनसंख्या समष्टि पॉपुलेशन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर मनुष्य को देखा जाए तो मनुष्य अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन सभी एक ही स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं होमो सैपियंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ स्पीसीज का मतलब दोस्तों यही होता है, चाहे वो स्पीसीज किसी भी समय किसी भी काल में रहे हों, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे हों, वो एक ही स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, अगर उनमें प्रजनन भी कराया जाए तो वो प्रजनन होगा, क्योंकि वो सेम स्पीसीज का है। जैसे इंसान को ही ले लीजिए, चाहे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ के भी ले लीजिए, अगर ये दोनों में मैरिज होता है तो इनसे जीवन उत्पन्न होगी, क्योंकि ये बेशकली कहते रहते कहीं और है, लेकिन इनकी स्पीसीज जो है एक सामान्य है। यानी ये सारे के सारे जो हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में इनको होमो सैपियंस के स्पीसीज के नाम से ही जाना जाता है। यानी सारे के सारे जो है ये होमो सैपियंस। Our next topic is population. Population is defined as the group of freely interbreeding individuals of the some species present in the specific geographical area at a given time, and their population has a 12 of its own which are different from those of the individuals as a forming a population. For example, an individual is born and the die, but a population continues. Is a population may be a change in the size depending on the birth and death rate of the population. And second point is on the individual is either female or male, young or old, but is a population has a sex ratio which is the mean. The ratio of the male and female in the population which also has a, and their third is the age of stature, which mean to the various age groups into which their population may be divided. The character of the any population depend on the following factor. There is the most important here, their main factor here. Here is a density of the population, as a nativity birth rate, mortality is a death rate, and dispersal, biological potential, and age distribution, and dispersion and the growth form. There is the most important characteristics of any population. The first here is a density. Density is the number of individuals per unit area at a given time. Is the term population density which may be vary from a time to place to place. For example, you may be notice more plant and animal species in the garden during the monsoon season. And density of particular organism in the region of determined by the selecting randomly sample from the area of particle dimension. There is a size is called to quadrate from that region. And in case of large mobile animal like a tiger, leopard, lion, deer, etc., their density may be determined by the counting individual animal directly by their is a pug mark as a food is as a imprint. Their pug mark is a food imprint is most important left by the animal in the defined area. The here show the pug mark is a footprint of the soft padded feet is wild animal. There is the wolf, Helens, and this is the paw mark of the cat and the love and the foot mark here shown in this diagram. There is a most is the counting of human population is the call is a census, and they carry out of the Indian government every 10 years in the census. However, each individual in the physically counting. There is a first is a birth rate or natality, the rate at which the new individual are born and added to be a population under given is an environment condition is called natality. And in case of human, natality is a birth rate is usually expressed in term of birth per thousand per year. There is a most important, and death rate is a mortality. Death is a loss of individual from a population due to death under given environment condition is called to the mortality. The mortality rate is a human population may be expressed in a term of number of persons dead per thousand per year. The next is a dispersal. Dispersal is here the moment of individual of population out of region on a permanent base of term or immigration. The immigrations is a referred to the moment of the individual into the new area. Is a dispersal is include both migration going away is permanently from one area and immigration is the influx of the new individual into the area. There is a density of population in the basically depend on the four factor is a natality, mortality, and migration and immigration. Here show the diagrammatic parameter of population. Here the immigration is a positive
natality is a positive, and density is a so all there, and the immigration is a negative, mortality is a negative. There is a most important density is a factor. The density is here is a immigration is a is a positive. Immigration is positive, natality is a positive, but immigration is a negative, and mortality is a negative here. The parameter of population and the age distribution of national populations include individually of the all age group. The age distribution refer to the proportion of individually of different age group in a population. This population may be broadly divided into three age of group. The first is a pre-reproductive groups is a composition of the jubilees or individual in a children, and second is a reproductive groups is a consist of the individual are capable of reproductions, and third is a post-reproductive groups it contain aged individually who are incapable of reproduction. There is the most important three group here. A rapidly growing population will be usually contain a large proportion of the individually into reproductive age group. A steady population where in the not increasing decreasing of population containing on their even distribution of all age group, and a declining population containing a large proportions of all individually in the post reproductive age. Here the sex ratio is an important aspect of population. It is referred to the ratio between two female and male individually in the population. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है जनसंख्या। जनसंख्या कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कहते हैं जनसंख्या की परिभाषा इस प्रकार भी की जा सकती है कि किसी निश्चित समय में एक विशिष्ट भौगोलिक स्थल में मौजूद एक ही प्रजाति के मुक्त रूप से जो है अंत प्रजनन करने वाले व्यक्तियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। यानी वहाँ प्रजनन करते हैं और जीवन यापन करते हैं, उसी को जनसंख्या का नाम दिया गया है। जनसंख्या या आबादी की अपनी विशेषता होती है जो व्यक्तियों से भिन्न होती है, जिसे जनसंख्या बनती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जन्म लेता है और मर जाता है, लेकिन जनसंख्या नष्ट नहीं होती है, वो चलती ही रहती है। आबादी के आकार में परिवर्तन हो सकता है जो आबादी में होने वाली जन्म और मृत्यु दरों पर निर्भर करती है कि कितना जन्म दर हुआ है और कितनी मृत्यु दर हुआ है। कहते हैं व्यक्ति या तो स्त्री है या पुरुष, युवा है या वृद्ध, लेकिन किसी भी जनसंख्या में स्त्री पुरुष का एक निश्चित अनुपात ही होता है, जिसका अर्थ है कि आबादी में स्त्री के प्रति पुरुष के अनुपात में इसका उम्र भी सम्मिलित हो। कहने का मतलब यही है कि आबादी को कई उम्र समूह में भी बांटा जा सकता है। कहते हैं किसी जनसंख्या के अभिलक्षण निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया 8 कारक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है जनसंख्या का घनत्व, कि जनसंख्या के घनत्व या डेंसिटी कितनी है। उसके बाद जाति यानी जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, और जो है बिखराव कितनी है, और जैविक बायोटिक विभव कितने हैं, आयु आवंटन कितना है, और जो विक्षेपण कितना है, और वृद्धि रूप कितनी है। तो ये जो 8 इंपॉर्टेंट बात है, इसी पे जनसंख्या निर्भर करती है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे समक्ष आता है घनत्व यानी डेंसिटी। कहते हैं एक निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी एक निश्चित इकाई यानी आप समझ लो एक क्षेत्र जितने कितने व्यक्ति रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, कि एक क्षेत्र में कितने व्यक्ति जो है निवास कर रहे हैं, इसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं, जो कि अलग अलग समय में और अलग अलग स्थान पर घट और बढ़ भी सकता है। देखते हो कई क्षेत्र जहाँ पर सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं वह कई मायने में कई जनसंख्या जो है निवास करती है, लेकिन कई क्षेत्रों में जो है बहुत कम वहाँ पर संसाधन होती है तो वहाँ जनसंख्या बहुत ही कम होता है। लेकिन डेंसिटी इस बात पर निर्भर नहीं करता है। डेंसिटी सिर्फ इतना कहता है किसी क्षेत्र में जितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं, जितने व्यक्ति हैं, उन्हीं को जनसंख्या घनत्व के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए आपको मानसून के मौसम में किसी बाग में उद्यान में अधिक पादप और जंतु जाति मिल सकती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में किसी खास जीव को घनत्व का जो है निर्धारण ऐसा जैसे प्रदर्शित चयन द्वारा किया जा सकता है। यह प्रतिदर्शन एक विशेष आकार के क्षेत्र में लिया जाता है, जिसे उस क्षेत्र की वर्ग यानी जर्सिका यानी क्वाड्रेट कहा जाता है। कहते हैं अगर घनत्व के निर्धारण प्रत्यक्ष रूप से एक एक जंतु की गणना या किसी निश्चित क्षेत्र में जंतुओं के बने उसके पद चिन्ह यानी पैरों के निशान या छाप की गणना
पर किया जा सकता है। यानी किसी हम जीव जंतु को निकालते हैं तो वहाँ के जो है पैर के छाप से निकाल सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फुट प्रिंट भी कहते हैं, यानी पैरों का निशान भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, भेड़िया का पैर का निशान दिख रहा होगा, ठीक है, लकड़बग्घा का दिख रहा होगा, बिल्ली के पद निशान दिख रहे होंगे, और जो है आपको जो है टाइगर का भी पद निशान दिख रहे होंगे। तो ये पद निशान जो है बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। कहते हैं अगर मनुष्य की जनसंख्या की गणना को जनगणना या सेंसस कहा जाता है तो भारत सरकार द्वारा प्रति 10 वर्ष की अवधि के बाद यह गणना कराई जाती है। फिर भी जनसंख्या में प्रत्येक व्यक्तियों की गणना यह देखकर की जाती है कि वो जो है शरीर विद्यमान है, यानी उसका शरीर तक विद्यमान हो, तभी गणना में लिया जाता है। कहते हैं जन्म दर सबसे पहले आता है इसका, ठीक है। कहते हैं प्रभावित करने वाले कारक में जो है जन्म दर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जन्म दर कहते हैं जिस दर से व्यक्ति जन्म लेते हैं और दी गई पर्यावरणीय अवस्थाओं मनुष्य की आबादी में सम्मिलित हो जाते हैं, उसको जन्म दर कहते हैं। यानी जो है आबादी में सम्मिलित होने को जन्म दर कहते हैं। या सिंपल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि जन्म दर की प्रति वर्ष प्रति हजार जन्म के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी जो है एक वर्ष में कितने जीवित जन्म जो हुए हैं बच्चों को, उसको जन्म दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन अगर हम मृत्यु दर को देखें, कहते हैं मृत्यु दर की एक, देखिए मृत्यु दर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि दी गई पर्यावरणीय अवस्थाओं का जन्म अंतर्गत आबादी में व्यक्ति को मर जाने से होने वाले कमी को हम क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं, या मोर्टेलिटी भी इसको कहते हो, ठीक है। इसमें जो है कोई व्यक्ति की कमी हो जाती है, यानी वो जनसंख्या में कम जाता है, तो उसी को मृत्यु दर के नाम से यह जाना जाता है। अगर सिंपल भाषा में देखें तो मानव की आबादी में संदर्भ में जो मोर्टेलिटी को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि प्रति वर्ष प्रति हजार मृत व्यक्तियों की संख्या, देखिए प्रति वर्ष प्रति हजार मृत व्यक्तियों की संख्या, तो ये बहुत आसान शब्द है जिसको आप याद कर सकते हो। उसके बाद बिखराव, यानी जो है इसमें क्या कह सकते हैं, डिस्पर्सल्स, यानी जो है यहाँ बिखराव, यानी जो डिस्पर्सल्स कैसे होती है, तो कहते हैं किसी भी आबादी में से व्यक्तियों का स्थायी रूप से अनंत चला जाना, ठीक है, यानी जो है उर्वास, यानी इमिग्रेशन कहलाता है, इमिग्रेशन कहलाता है, यानी इमिग्रेशन भी कह सकते हो बिखराव को। व्यक्तियों के नए क्षेत्र में आ जाने और प्रवास, यानी इमिग्रेशन प्रक्रिया में दोनों प्रकार की प्रक्रिया उत्वासन व्यक्तियों के स्थायी रूप से दूर किसी नए क्षेत्र में चले जाना होता है। यानी सिंपल भाषा में यही कह सकते हैं बिखराव का मतलब कि अगर आप किसी क्षेत्र में निवास करते हो तो अपने क्षेत्र से आप किसी क्षेत्र में चले जाते हो तो माइग्रेट कर जाते हो, लेकिन वो ई माइग्रेट में कहलाएगा। लेकिन अगर माइग्रेशन होती है तो पूरी तरह से माइग्रेशन हो जाती है, यानी आप अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके बस जाते हो। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश करते हैं, जिसको हम अप्रवासन कहते हैं, यानी व्यक्ति का किसी नए क्षेत्र में आ जाना जो है अप्रवासन कहलाता है। कहते हैं कि कुछ बातें हैं जो कि धनत्व को प्रभावित करते हैं, देखते हैं। कहते हैं देखा जाए इस प्रकार जनसंख्या का धनत्व के 4 कारकों पर निर्भर करता है। जो 4 कारक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम चर्चा भी कर चुके हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन और जो है उत्प्रवासन, ठीक है, ई माइग्रेट और माइग्रेट। तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बर्थ रेट हो या डेथ रेट हो, ठीक है, ये ई माइग्रेशन हो या माइग्रेशन हो, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, फैक्टर के रूप में जनसंख्या को प्रभावित करता है, इसके डेंसिटी को। यहाँ पर दोस्तों एक जनसंख्या घनत्व के जो है प्रचलन जो है एक डायग्रामेटिक यहाँ पर शो करने की कोशिश किया गया है। अगर आप देख सकते हो तो इसमें देखिए जो अप्रवासन होती है वो पॉजिटिव होती है, जन्म दर भी अच्छा होता है, पॉजिटिव में आता है। तो ये जो है धनत्व के पार्ट है या डेंसिटी के ये पार्ट होता है। लेकिन अगर उत्प्रवासन होता है तो ये नेगेटिव में चली जाती है उस क्षेत्र की जनसंख्या, और मृत्यु दर होती है तो ये भी नेगेटिव में चला जाता है। तो ये सारे बातें जो होते हैं डेंसिटी के 4 फैक्टर होते हैं जो कि प्रभावित करते हैं, यानी प्रवासन पॉजिटिव में रहेगा, जन्म दर जो है पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि इससे जनसंख्या बढ़ती है, और लेकिन यहाँ धनत्व में सबसे अधिक जो प्रभावित करती है वह है उत्प्रवासन, यानी उस क्षेत्र को छोड़कर चले जाना, तो उसकी जनसंख्या वहाँ पर कमी हो जाती है, या मृत्यु दर को प्राप्त करना। तो मृत्यु दर में भी अगर सम्मिलित करते हैं तो जनसंख्या घनत्व को ये काफ़ी प्रभावित करता है, यानी काफ़ी उसको इफेक्ट डालता है। कहते हैं अगर देखा जाए वासन बंटन यानी आयु बंटन, कहते हैं प्राकृतिक जनसंख्या के अंतर्गत सभी आयु के वर्ग के व्यक्ति आते हैं। आयु के बंटन के तात्पर्य है कि उस आबादी के विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तियों का अनुपात क्या होगा। आबादी के मोटे तौर पर 3 आयु वर्ग में बांटा गया है, जो आपको पता ही है और समझ है कि सबसे पहले तो जन्म पूर्व समूह यानी वर्ग, जिसके अंतर्गत किशोर और बच्चे आते हैं, यानी जो है जुडिकली में आते हैं, एडोसेंस में आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, एडल्ट होते हैं,
जो कि कहते हो बच्चे, किशोर कह लो, एडोसेंस कह लो, ठीक है, तो उसमें आते हैं। तो वो इसमें जो है जो सबसे पहला आता है उसका जननीय वर्ग, इसके अंतर्गत जनन करने वाले सक्षम व्यक्ति आते हैं, जो जनन करने की क्षमता उनमें विकसित हो जाता है। तो सारे बच्चे जो हैं, व्यक्ति जो है जनन वर्ग में आते हैं। उसका जनन पश्च यानी जनोत्तर वर्ग, जो जन्म देने की क्षमता खो दिए हैं। इस वर्ग के अंतर्गत जो है वृद्धि व्यक्ति आते हैं, ठीक है, जो जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं सारे को इसमें सम्मिलित किया गया है, जो अब जनन करने में असमर्थ हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसको जो है आयु वर्ग 3 भागों में ही बांटा जा सकता है। एक जो जन्म लिए हुए बच्चे, एक जो है जो आगे अपना जनन कर सकते हैं, और एक जो जनन जो है क्षमता खो दिए। तो ये तीनों अवस्थाएं जो है कोई भी आयु वर्ग बांटने के लिए जो है बहुत ही आसान और सरल होती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है उसमें सामान्य रूप से ऐसे उम्र समूह के व्यक्तियों की संख्या काफ़ी अधिक होती जा रही है जो जनन कर सकते हैं। इसीलिए आबादी ऐसी आबादी को न बढ़ रही है और न घट रही है, में ऐसे सभी उम्र समूह के व्यक्तियों की संख्या लगभग सामान्य होती है, और ये हर्षमान कहलाएगी, यानी गिरती हुई बात कहलाएगी। आबादी में वृद्धि लोगों की या जनन पशु जनन कर सकने के योग्य बनाता है। आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या जो है पर्याप्त होती है। कहते हैं स्त्री और पुरुष के अनुपात, अगर देखा जाए तो स्त्री पुरुष अनुपात आबादी का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। यह आबादी में मौजूद स्त्री और पुरुष की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों कहते हैं कि ये सब बातें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि क्या है हमारे देश में हमारे जो जनसंख्या बढ़ रही है उनके कारणों के बारे में जानना और किस वर्ग में बांटा जाए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि इससे जो होता है हमारे देश की भविष्य निर्धारित होती है कि हमारे देश में कितने यंग रहते हैं और कितने उनकी जो है कार्य क्षमता हम अपना सकते हैं। तो इसमें स्त्री पुरुष अनुपात का भी अपना स्थान है। कहते हैं यहाँ पर जो है आयु वर्ग को जो है 3 भागों में बांटना भी इसी का एक रूप रहता है। The next topic is the most important is a population growth. The population growth is the most important here. The growth is a stability of decline in the number of individuals in a population in the influence by its relationship with the environment. A population have a characteristic pattern of growth with the time, which is depicted by their population growth curve. A two basic form of population growth curve can be identified. There is a J-shaped growth and S-shaped growth. There is a show in this diagram. There is a most important diagram here. There is a population size is a population growth curve. There is a plateau stage, transition stage, and exponential growth phase. The first is a exponential growth phase, and second is a transition stage, and the plateau phase stage here. There is a growth for the S shape. S shape mean the sigmoid growth curve. That is the most important. Sigmoid growth curve is important for the exam view. There is a first time generation and population size. Their shape goes with to the S shape is a sigmoid growth curve. The J shape is a growth curve is a typically of the species which is the reproduce rapidly and there which are the as greatly affected by the seasonally is a fluctuating and environmental factor such as the light, temperature and rainfall. In these types of curve, population density increasing rapidly in a expansion is a geometrically progressions and the total number of double regulate of interval of time. These types of exponential growth curve is a nature's and when is a population has the abundant a supply of resource. After the reaching a peak, there is a sudden is a crash of decline due to the environmental or other factor. Such types of growth may be exhibited by the insect population, which show the explosive growth during their monsoon season, and then is abruptly disappear at the end of season. And second is a S-shaped curve. The S-shaped curve is also called a sigmoid growth curve, has a lag phase, growth phase, and is a stable phase is shown in this figure. When the few organisms occupied to the histones is the occupied area is a reproduction occur after some time. There is a lag phase is a nationality and minority remaining a small. When the growth phase is a beginning rapidly increase in the size of population occur as there are plenty of food and not competitions, and eventually there is the food or water some source and nutrients in a soil is plant because a limiting and population enter stable phase is a plateau and the nativity and mortality then become almost equal. There the biosphere is a
Thin layer on the ground of the earth, which is the external life, is called biosphere. Life exists in the diverse form to the living organism. All this living organism of their biosphere is directly or indirectly depend on the each other, and the well as on the physical component of the earth. There are of physical component of the earth are is atmosphere, lithosphere, and hydrosphere. There is air, land, and water. There is a first is the atmosphere is the gases involved or surrounding the earth as a surface. It is made up to the nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and many other gas in a very small amount. The next is the hydrosphere. Is all the water supplied to be earth with the exit of liquid vapors are frozen from to the fresh and salt water. And there is a lithosphere is a comprised their soil and the rock of the earth as a crust. Recently, their term is a ecosphere is a beginning used more commonly. It is a used to the donates their biosphere living components along with the three biotic components. It is also atmosphere, hydrosphere, and lithosphere on the earth on enter unit. There is ecosphere is here is equal to biosphere plus lithosphere plus hydrosphere is the atmosphere. There is the most important here। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक जो है जनसंख्या वृद्धि कर्व, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं किसी भी आबादी में व्यक्तियों की संख्या का बंटन, स्थिर रहना या उनका घट जाना आबादी का पर्यावरण के साथ संबंध पर निर्भर करता है अथवा उससे प्रभावित होता है। जनसंख्या में समय के साथ साथ एक विशेष ढंग से बढ़ोतरी होती ही रहती है, जिसे हम जनसंख्या वृद्धि वक्र द्वारा निरूपित किया जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि वक्र दो मूल्य रूप से निर्धारित होती है, जैसे कि यहाँ पर चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में जो है आपको जो है एस आकृति जो समरूपी वृद्धि वक्र को दर्शाया गया है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो वृद्धि वक्र दो मूल्य रूप से होते हैं, वो होते हैं जे आकृति का वृद्धि कर्व और एक होता है एस आकृति का वृद्धि कर्व। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें नीचे जो है समय पीढ़ी दिखाया गया है और जनसंख्या साइज दिखाया गया है। तो आप देखोगे कि जिसमें धातिकी वृद्धि अवस्था को दिखाया गया है, उसके बाद संक्रमण यानी बढ़ता हुआ अवस्था दिखाया गया है, उसका प्लेटो प्रवस्था को दिखाया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर यहाँ बात हम देखें जे की बारे में तो जे देखिए किस रूप को प्रदर्शित करता है। कहते हैं जे आकृति की युक्ति वृद्धि वक्र जो है प्ररूपी तरीका है जो तेजी से जनन करते हैं। ये मौसम के अनुसार जो है प्रवीण कारक जैसे प्रकाश, तापमान, वर्षा में कमी वैसे घट बढ़ से अधिक काफ़ी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के वक्र में जनसंख्या घनत्व में तेजी से जच्चर घातकी यानी ज्योतिमीय श्रेय प्रोमोशन में वृद्धि होते हैं, यानी कि एक नियमित समय के बाद जनसंख्या घनत्व जो है दुगना हो जाता है। प्रकृति में इस प्रकार की जो चर घातकी वृद्धि तभी होती है जब जनसंख्या के लिए प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हो, यानी संसाधन उपलब्ध होगा तो ये जे आकृति ले लेगा और ये जीव जंतु में देखने को मिला है। कहते हैं शिखर पर पहुंचने के बाद इसमें अचानक गिरावट आ जाती है, कमी आने लग जाती है। यही कमी पर्यावरणीय अन्य कारकों के कारण ही होती है। इस प्रकार की वृद्धि कीट समुदाय में देखी जा सकती है, जैसे जो है मानसून ऋतु में विस्फोटक वृद्धि होती है और इस ऋतु के अंत में कीट जो है अचानक गायब हो जाते हैं। तो ये जो है कीटों में आप इसको जो है जे रूप में देख सकते हो वृद्धि को। लेकिन अगर देखा जाए जैसे कि आप चित्र में भी देखे थे कि इस आकृति की वक्र की जो सिग्माई वक्र यानी सिग्मोइड वक्र कर्व के नाम से जाना जाता है, इसमें पश्चिम लेग अवस्था वृद्धि अवस्था को एक स्थायी प्रवस्था होती है। जब कुछ जीव जो ऐसे क्षेत्र पर बसते हैं जो अब तक उनमें बसा हुआ नहीं था या खाली पड़े थे, तो कुछ समय जो है लेग प्रवस्था के बाद जनन क्रियाएँ शुरू हो जाती है और जन्म दर मृत्यु दर कम होती चली जाती है, जिसमें वृद्धि प्रवस्था के शुरू होने की जनसंख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ जो है खाद्य पर्याप्त होती है और कई प्रतियोगिता नहीं होती है। तो आखिर में खाद्य पदार्थ, जल और कुछ साधन यानी पौधों के लिए मृदा पोषक तत्व की कमी बाधक हो सकती है और आबादी जो है अस्थायी प्रवस्था में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में जन्म और मृत्यु दर लगभग सामान्य ही देखने को मिला है। तो ये जो होता है इस रूप में देख सकते हो, जैसे कि आपने डायग्राम में भी जो है चित्र में भी देखने की कोशिश किया था। कहते हैं उसके बाद हमारा है जैव मंडल। देखिए जैव मंडल क्या है। कहते हैं पृथ्वी पर एवं उसके समीप एक पतली परत जिसमें जीव पाया जाता है, जीवन पाया जाना भी जैव मंडल के कारण ही संभव हुआ है। यानी पृथ्वी पर इसके समीप एक पतली परत जिनमें जीवन पाया जाता है उसको ही हम जैव मंडल कहते हैं।
जीवन का अस्तित्व विभिन्न प्रकार के जीवों के रूप में होता है। ये सभी जैव मंडल के जीव एक दूसरे व पृथ्वी के भौतिक घटकों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। पृथ्वी की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है जो आपको पता ही होगा। इसमें वायुमंडल होता है, स्थल मंडल होता है एवं जलमंडल है। इसको आप कह सकते हो कि एटमॉस्फेयर होती है, लिथोस्फेयर होती है और हाइड्रोस्फीयर होता है, जिसमें वायु, स्थल और जल के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। कहते हैं अगर वायुमंडल को देखा जाए तो वायुमंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि पृथ्वी की सतह के आवृत्ति करने वाली गैसीय आवरण है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अल्प मात्रा में पाई जाने वाले गैस से मिलकर बना हुआ है, तो इसीलिए इसको वायुमंडल का नाम दिया गया है। जलमंडल में क्या होता है? पृथ्वी पर विद्यमान कुल जल जो द्रव्य, वाष्प या जमे हुए किसी भी रूप में हो सकते हैं। ये दो जो है अलवणीय और लवणीय जल भी हो सकते हैं, उसे हम जलमंडल को कहते हैं। अगर बात देखा जाए स्थल मंडल का, तो इसमें मृदा और चट्टान जो पृथ्वी के तल के निर्माण करते हैं, ये सारे जो है सम्मिलित होते हैं। हाल ही में जो है पारिमंडल यानी परिस्थिति मंडल यानी इकोस्फीयर शब्द का सामान्य व्यवहार में प्रयोग किया जा रहा है। यह सब पृथ्वी के जैव मंडल, सजीव घटकों एवं 3 अजैविक मंडल, वायुमंडल या जलमंडल या स्थल मंडल को सामूहिक रूप से व्यक्त किया जा सकता है। कहते हैं अगर हम परिमंडल, परिस्थिति मंडल या जैव मंडल प्लस स्थल मंडल और जलमंडल देखें तो ये जो वायुमंडल के साथ भी प्लस होगा। वास्तव में जो है पारिस्थितिक मंडल विश्व के सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र जो है अत्यंत विस्तृत है और इसे एकल सत्ता के रूप में भी अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसे कई विशिष्ट कार्यवाही इकाइयों के रूप में भी विभक्त किया जा सकता है, जिन्हें हम पारितंत्र यानी इकोसिस्टम कहते हैं। यानी इकोसिस्टम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है।